हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल कॉमर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2। और काफ़ी वंडरफुल कमेंट्स थे आप लोगों के, काफ़ी अच्छा लगा आपके रिव्यूज़ देख करके चैप्टर 1 पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। और यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है फाइल्स का। अगर आपको दूसरे चैप्टर्स के भी डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड मोर नोट्स पे क्लिक करके। और यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक का लिंक दे दिया। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करके वहाँ पे आप ग्रुप में सीधा ज्वाइन हो सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब चैनल पे भी आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं। और उसी के साथ फेसबुक पे भी आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का जो बिहेवियर है, जैसा वो बिहेव कर रहा है या जैसी डिसीजन मेकिंग ले रहा है, उसके पीछे की रीजनिंग, कुछ ऐसी गाइडलाइंस जिसके बेसिस पर वो डिसीजन ले पा रहा है, जिसके बेसिस पर उसका बिहेवियर डिपेंडेंट है, ऐसी कुछ गाइडलाइंस है, कुछ जनरल गाइडलाइंस है। वही जनरल गाइडलाइंस आपके लिए क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट जो भी काम कर रहा है उसके पीछे जो रीजनिंग छुपी हुई है, ठीक है, जो रीजनिंग है वो रीजनिंग किसी गाइडलाइंस पर बेस्ड है। वही गाइडलाइंस क्या है आपके लिए? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बट एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये साइंस के प्रिंसिपल की तरह एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, वो एग्जैक्ट काम करेगा कि आप अगर इस तरीके से काम करोगे तो रिजल्ट ये आएगा। तो मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्टली उस तरीके से काम नहीं कर सकता, क्योंकि इट हैज़ टू अप्लाइड डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। करेक्ट, कि जैसी सिचुएशन उस अकॉर्डिंग काम किया। ठीक है, और ये कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है किसी भी काम का। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली मूव कर रहे हैं टॉपिक टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर हम लोग जाएंगे फेयोल पे, फिर उसके बाद हम लोग कवर करेंगे क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस वाला। तो हम लोगों ने वो पार्ट स्किप नहीं किया है, बट हम लोग उस पर लेटर आएंगे। पहले हम लोग ये तो समझ लें कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहले इसका मीनिंग हम लोग पढ़ लेते हैं, आप भी साथ साथ में पढ़ते जाइए इस मीनिंग को। इट इम्प्लाइज कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, टूल्स, मेथड्स। देखो यहाँ पे वर्ड क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेन्ड पर्सनल इन ऑर्डर टू increase output, improve its quality and reduce cost and wastages through effective and optimum utilization of resources. Hence it stresses that there is always one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis. क्या बोला गया है? एक एक वर्ड को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टैंडर्ड मेथड को यूज करें, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड को मेथड यूज करें, या तो टूल्स, या तो मेथड्स, या तो ऐसे ट्रेंड पर्सनल को हम लोग यूज करें एक स्टैंडर्डाइज तरीके से। क्यों करना है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट, ताकि हम लोग अपना आउटपुट बढ़ा पाए, उस जो भी आपका आउटपुट आने वाला है उसकी क्वालिटी बढ़ा पाए, उसके कॉस्ट को कम कर पाए, रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। यानी कि कुल मिला के ये क्या कहना चाह रहा है पता है? कि हम एक ऐसा मेथड डेवलप कर दें, वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज इट्स एफिशिएंसी, ताकि हम हमारी एफिशिएंसी को मैक्सिमम कर पाए। एफिशिएंसी का मतलब हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या होता है कि उस काम को कम कॉस्ट में करना, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करते हुए करना। ठीक है, और ये सब कैसे होगा? थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। तो देखो इसको थोड़ा सा हम लोग जनरल टर्म्स में समझते हैं। अब जनरल टर्म्स में इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर कोई ऐसा मेथड डेवलप करो और वही मेथड फॉलो करो जिससे वो काम को फास्ट कर पाए और कम वेस्टेज पे कर पाए। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम लोग। सपोज घर पे अगर कोई डिश बना रहे हो, ठीक है, लाइक पनीर टिक्का मसाला हो गया, एक कोई भी और सब्जी हो गई बना रहे हो, तो घर पे
टाइम लगेगा, पर वही चीज़ आप रेस्टोरेंट में कर रहे हो तो रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है कि वो चीज़ें फास्ट हो रही है। फास्ट हो रही है क्यों? क्योंकि उन लोग एक स्टैंडर्डाइज तरीका फॉलो कर रहे हैं कि ग्रेवी बना करके रेडी कर दिया उन लोगों ने और वेजिटेबल्स बॉईल करके रख दी। अब उसी ग्रेवी में क्या करना है उनको, वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स डाल करके उसको गर्म कर देना है। ठीक है, तो ये उनका क्या है, स्टैंडर्डाइज तरीका है, ताकि क्योंकि देखो एक इंडिविजुअल के लिए पूरी सब्जी बनाना ना तो उसके लिए प्रॉपर टाइम होगा ना उतने रिसोर्सेस होंगे, करेक्ट। तो इसीलिए उन लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टैंडर्डाइज तरीका फॉलो कर रहे हैं ताकि रिसोर्सेज का बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए, वेस्टेज कम से कम हो, टाइम कम से कम लगे और बढ़िया तरीके से काम हो जाए। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है, करेक्ट। देखो किसी भी चीज़ को आपको समझना है ना तो एक ऑर्डिनरी एग्जांपल लेकर के आपको समझना पड़ेगा ताकि आप उन चीज़ों को एग्जैक्टली रिलेट कर सको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सिद्धांत क्या कहना चाह रहे हैं। अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें उसने क्या बोला है, 4 चीज़ें बोली है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो चलिए एक एक चीज़ पे डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात की गई है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच और हिट एंड मिस मेथड। वी शुड बी कंसिस्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्निक्स विच make the work much simpler, easier and quicker. Scientific method involved investigation of traditional method through work study. यानी आप क्या कर रहे हो कि कुछ ऐसे साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो जिससे कि आप पुराने सिस्टम को आप हटा पाओ। पुराने सिस्टम क्या है कि ठीक है करके देखते हैं, सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं। देखो ये तो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था रेस्टोरेंट के ऊपर, लेकिन अगर कोई एक कंपनी है जहाँ पे दिन में हज़ारों टन का प्रोडक्शन हो रहा है, हज़ारों या लाखों टन का प्रोडक्शन हो रहा है, अब सोचो कि इंडिविजुअल एक मजदूर है, सब लोग अगर अपना अपना ट्रायल एंड एरर करने बैठ गए तो क्या वो चीज़ प्रॉफिटेबल होगी? नहीं होगी, क्योंकि टाइम के सेंस में भी नुकसान होगा, मनी के सेंस में भी नुकसान होगा और रिसोर्सेज पे काफ़ी सारे वेस्टेज चले जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा तरीका डेवलप करना होगा कि जिससे हम उनको एक साइंटिफिक मेथड बता पाए कि भाई इस मेथड से आप उसको करो, ताकि जो है टाइम भी कम लगेगा, वेस्टेज भी कम होगा और रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स आप डेवलप करो, ठीक है, जिससे आपका वर्क सिंपलर, ईजियर और क्विकर हो जाए। और इस मेथड में इन्वेस्टिगेशन होता है ट्रेडिशनल मेथड्स का भी, कि भाई ट्रेडिशनल मेथड में क्या कर रहे थे उसको इन्वेस्टिगेट करो, यानी कि उस पर रिसर्च करो, पता करो उसमें कि क्या उसके अंदर फॉल्ट थी और अब क्या चीज़ें इंप्रूव की जा सकती है। और ये कंटिन्यूस बेसिस पर करना है कि एक मेथड से आप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ अब बहुत अच्छे से काम हो रहा है, पर ये भी देखो कि क्या और कोई तरीका है जिससे कि और बेटर तरीके से हो सकता है, तो ये भी आपको देखना है। फिर आता है नेक्स्ट, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स in achieving organizational goals. It implies that there should be mental revolution on part of managers and workers in order to respect each other's role and eliminate any class conflict to realize organizational objectives. यानी कि आप हार्मोनी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको बिल्कुल भी हटा नहीं सकते। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, उनके बीच में एकता होनी चाहिए, ठीक है, उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। यानी उनके माइंड में ये आना चाहिए कि भाई दोनों के रोल इंपॉर्टेंट है। वर्कर्स के माइंड में ये नहीं आए कि भाई हम काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट तो कुछ नहीं कर रहा है, और मैनेजमेंट के माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं और वर्कर्स का कोई इतना कोई अहम रोल ही नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन हम ही ले रहे हैं। तो ये दोनों के ही माइंड में नहीं आना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, एक दूसरे के रोल्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और ये समझना पड़ेगा कि दोनों के लिए एक दूसरा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के लिए वर्कर्स इंपॉर्टेंट है और वर्कर्स के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, राइट। किसी भी तरीके का क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि भाई हम
हम अपर क्लास या हम लोअर क्लास, इस तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों एक दूसरे के रोल्स को समझें और मेंटली सपोर्ट करें। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि भाई मेंटली सपोर्ट करें। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि कॉपरेशन सिर्फ एक पर्सन का काम नहीं है, उनके बीच में कंप्लीट कॉपरेशन होना चाहिए। यानी कि एक जना सपोर्ट करे, दूसरा जना सपोर्ट नहीं करे तो ऐसा नहीं चलेगा। दोनों को साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, साथ मिलकर के सपोर्ट करना पड़ेगा एक दूसरे को, ठीक है। किसी एक अकेले का काम नहीं है। और मैनेजमेंट की भी ये जिम्मेदारी है कि वो उनको एनकरेज करे और एंड डेसिस्ट वर्कर, डेसिस्ट का मीनिंग आप वहाँ पे लिख लो कि रोकना, वर्कर्स को रोके कि वो स्ट्राइक पे ना जा पाए, ठीक है। उनको कन्विंस करो, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली करो, बट हाँ उनको मेक श्योर करो कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो टाइम पर सॉल्व हो जाए और उनको किसी भी तरीके से स्ट्राइक पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर वो किसी तरीके की अनरीजनेबल डिमांड कर रहे हैं वर्कर्स, तो भी उनको प्रॉपर तरीके से उनको समझाओ और प्रॉपर तरीके से उनको टैकल करो, ठीक है। दोनों तरीके से आपको वर्कर्स को भी कॉपरेट करना पड़ेगा और मैनेजमेंट को भी कॉपरेट करना पड़ेगा, राइट। अब आता है फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। After their scientific selection and assigning works suited to their temperament and abilities, this will increase the productivity by utilizing the skills of the workers fully. अब आपने क्या किया, साइंटिफिक मेथड डेवलप कर लिया। साइंटिफिक मेथड डेवलप करने से वो बेस्ट पॉसिबल मेथड से काम कर पा रहा है, तो वो आउटपुट भी क्या दे रहा है, बेस्ट पॉसिबल आउटपुट वो दे पा रहा है। तो जैसे ही उसने बेस्ट पॉसिबल आउटपुट दिया तो उसका यूटिलाइजेशन जो हो रहा है वो बेस्ट वे में हो रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है, पर्सन साथ साथ में ग्रो हो रहा है। क्योंकि पहले उस काम को वो कम एफिशिएंसी से कर पा रहा था, अब वो ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पा रहा है, तो वो बंदे में भी क्या हुआ, स्किल्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में यही बोला है कि डेवलपमेंट होना चाहिए ईच एंड एवरी पर्सन का टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। साइंटिफिक मैनेजमेंट को करने के लिए कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। क्या ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको हम लोग सीखेंगे। और लास्ट में मैं आपको मेमोरी टेक्निक्स भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेक्निक्स क्या है, एक एक करके हम लोग टेक्निक्स पढ़ते जाएंगे। सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर सेपरेट। फंक्शनल फॉर्मैनशिप क्या बोलता है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, यानी एक्चुअली प्लान करना और एक्चुअली उस काम को करना, ये दोनों चीज़ें क्या है, दोनों भी अलग अलग है, उनको अलग अलग करो। Supervision is divided into several specialized functions and each function is to be entrusted to a foreman. There are 8 foremen in the related process or function of production, 4 each under planning and execution. यानी फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में 2 डिपार्टमेंट हो गए, कौन से, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि जहाँ पे एक्चुअली काम हो रहा है। अब उनके नीचे क्या होंगे, 8 फोरमैन्स होंगे। फोरमैन कौन हो गए, जो एक्चुअली वर्कर से काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स के साथ खड़े हुए हैं और जो वर्कर्स को डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से हो गए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ये चारों का काम किस में आ गया, प्लानिंग के अंडर में आ गया। इंस्ट्रक्शन देना, रूट तय करना, टाइम एंड कॉस्ट तय करना और डिसिप्लिन तय करना। जबकि प्रोडक्शन में एक्चुअली काम हो रहा है तो वहाँ पे वो देखेंगे कि किस स्पीड से काम हो रहा है। गैंग बॉस जो उस पर्टिकुलर गैंग को या उस पर्टिकुलर बैच को लीड करेगा। फिर रिपेयर बॉस, अगर कुछ रिपेयर्स आता है तो वहाँ पे वो ध्यान रखेगा। और उसके साथ में हो गया इंस्पेक्टर, जिसका काम होगा इंस्पेक्ट करना माल को, ठीक है। उनके अंडर में क्या आ गए, वर्कमैन आ गए।
इन सभी के अंडर में वर्कर्स होंगे, बहुत सारे वर्कर्स होंगे, और वो वर्कर्स क्या हो गए, इन 8 फोरमैन्स के अंडर में आ गए। ठीक है, तो यही आपका क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो बेसिकली फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या बोला गया है कि फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में 2 होंगे, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वाला। एग्जीक्यूशन को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन। इनके अंडर में भी चार है, प्लानिंग के अंडर में 4 और एग्जीक्यूशन के अंडर में 4, और उनके अंडर में आपके सारे वर्कर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आता है क्या, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। Standardization refers to developing standards for every business activity to maximize output, whereas simplification refers to eliminating unnecessary varieties, sizes and grades of products or services. तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो है स्टैंडर्डाइजेशन, एक है सिंप्लीफिकेशन। 2 चीज़ें। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या, हर बिजनेस एक्टिविटी के स्टैंडर्ड्स डेवलप करना। कोई भी बिजनेस का काम कर रहे हैं, उस एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेवलप करना कि क्या करना है, कितने टाइम में करना है, ताकि कि क्या हो पाए, मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। सपोज एक मार्कर को बनाने के लिए 30 मिनट लग रहा है किसी एक मजदूर को। ठीक है, अब ये 30 मिनट क्या हो गए, स्टैंडर्ड टाइम सेट हो गया है। और सपोज कुछ मटेरियल लग रहा है, ठीक है, जैसे सपोज कि 30 ग्राम्स मटेरियल लग रहा है। अब ये 30 ग्राम्स मटेरियल क्या हो गया, ये भी एक स्टैंडर्ड हो गया उसके लिए। तो 30 मिनट का टाइम और 30 ग्राम मटेरियल, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड इनपुट कि भाई इसको यूज करके आपको आउटपुट बनाना है। तो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, वहां पे अगर स्टैंडर्ड्स होंगे, यानी कि कोई टारगेट्स होंगे कि स्टैंडर्ड यानी कि इतने टाइम में नॉर्मली आपको करना है, ये इतने रिसोर्सेस में करना है, तो वहाँ पे आपका आउटपुट जो क्या होगा, मैक्सिमम हो पाएगा। जैसे आप अगर पढ़ाई में सोचो, स्टैंडर्ड एक चीज़ को ही सोचो कि यार ये चैप्टर को 30 मिनट लगता है नॉर्मली पढ़ने में, तो ये आपके लिए क्या हो गया, अब स्टैंडर्ड तय हो गया। तो अब आपके माइंड में आ जाएगा कि भाई 30 मिनट में मुझे इस चैप्टर को ख़त्म करना है, और आप उसको ख़त्म कर लोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मीनिंग क्या हो गया कि किसी भी काम को सिंपल तरीके से करना। आप सपोज 10 चीज़ें लेकर के बैठे हो पढ़ने के लिए, ये भी नोट्स, वो भी नोट्स, वो भी नोट्स, 10 टीचर के लेकर के बैठ गए, तो अब क्या होगा, बहुत मुश्किल आएगी पढ़ने में कि यहाँ से थोड़ा यूट्यूब ये देखा, थोड़ा यूट्यूब ये देखा, थोड़ा नोट्स ये पढ़ा, थोड़ा नोट्स ये पढ़ा। नहीं भाई, किसी भी एक टीचर का फॉलो करो, एक नोट्स लिया, एक बुक लिया, अब उसी से पढ़ो। अब आपके लिए क्या हो गया, एकदम सिंप्लीफिकेशन हो गया कि अब आप उसको सिंपल तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अननेसेसरी चीज़ें आपने हटा दी, सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, रिसोर्सेस बचेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग मेथड स्टडी पे। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब to maximize efficiency in the use of resources and to reduce cost of production and to maximizing quality। तो यहाँ पे ये वर्ड को आप अंडरलाइन करना कि वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब, कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर साइंटिफिकली एक बेस्ट तरीका ढूंढ लिया, वही तरीका फॉलो करके क्या हो सकता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी जनरेट हो सकती है, आउटपुट मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में, मोशन स्टडी refers to the study of productive movements. It is the science of identifying and eliminating wasteful movements resulting from unnecessary, incidental and unproductive motions of the worker so that it takes less time to complete the job। ये बहुत एक अच्छा है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लो 2 फैक्ट्रीज हैं और बहुत नज़दीक में है, या एक ही फैक्ट्री में 2 अलग अलग प्लांट लगे हुए हैं, प्लांट ए और प्लांट बी। ठीक है, मजदूरों को क्या करना पड़ता है कि आधे दिन प्लांट ए में काम करना पड़ता है और आधे दिन प्लांट बी में। अब ये प्लांट्स इतने बड़े बड़े हैं कि उनको थोड़ा डिस्टेंस पे रखना पड़ता है। ठीक है, और ये इसकी दूरी है 15 मिनट की दूरी है। ठीक है, तो प्लांट ए से प्लांट बी तक जाने के लिए मजदूरों को लगेंगे 15 मिनट,
और फिर प्लांट बी से वापस वो काम करके लौट के आने में फिर से लगेंगे 15 मिनट, यानी कि एक दिन का कितना गया, 30 मिनट उन वर्कर्स के वेस्ट हो गए। करेक्ट। अब आपको लग रहा होगा सिर्फ 30 मिनट तो वेस्ट हुआ, एक दिन के 30 मिनट यानी कि 10 दिन के कितने हो गए, 300 मिनट्स। करेक्ट। यानी कि 5 घंटे 10 दिन के अंदर 5 घंटे वेस्ट जा रहे हैं। आप उनको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो 5 घंटे का, है ना, 10 दिन के अंदर, यानी एक महीने में 15 घंटे का आप उनको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो विदाउट प्रोडक्टिविटी। ऐसे मान लो कि 100 मजदूर हैं, 15 घंटे इंटू 100 मजदूर कितने हो गए, 1500 आवर्स का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। और यही अगर एक घंटे का सपोज 100 रुपीज़ आप उनको पेमेंट कर रहे हो, आप कर लो 1500 इंटू 100, ठीक है, कितना आ रहा है, 1.5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, जो कि नॉन प्रोडक्टिव है, प्योरली नॉन प्रोडक्टिव है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको मजदूरों को आधे आधे बांट देने चाहिए कि आधे मजदूर प्लांट ए में ही काम करेंगे और आधे मजदूर प्लांट बी में ही काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अननेसेसरी का जो भी मोशन था, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो भी अननेसेसरी की एक्टिविटी थी वो आपने क्या कर दी, हटा दी, जिससे कि टाइम आपका बच गया। ठीक है, तो उन टाइम को बचा करके, उस टाइम को बचा करके आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। फिर आता है टाइम स्टडी। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, टू फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। एक मजदूर को एक काम करने में कितना टाइम लग रहा है, एक स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन कर लो। अगर वो स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन हो गया तो अब आपके पास में एक्चुअल कैलकुलेशन रहेगी कि यार ये काम करने में एक मजदूर को 30 मिनट लगेंगे। अब पूरे दिन में वो कितना काम कर सकते हैं, और अगर आपका कोई टारगेट है कि यार मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेशन बिठाओगे। क्या कैलकुलेशन, कि अगर मुझे इतना सेल चाहिए, ये इतना प्रोडक्शन चाहिए, वो प्रोडक्शन कितने टाइम में पूरा होगा, कितने टाइम में पूरा होगा वो प्रोडक्शन। तो आप जितने भी टाइम में वो पूरा होगा उसका आप लेबर कॉस्ट डिफाइन कर सकते हो, और उनके लिए इंसेंटिव स्कीम्स भी डिफाइन कर सकते हो, कुछ उनके लिए बेनिफिट प्लान भी आप उनको दे सकते हो। राइट। तो अब आते हैं फैटिग स्टडी पे। फैटिग स्टडी में क्या है, फैटिग का मतलब क्या होता है, थकान। तो फैटिग स्टडी refers to the determine time and frequency of rest interval in completing a task. The rest interval will enable workers to regain their lost stamina, thereby avoid accidents, rejections and industrial sickness. कि उनको कितना रेस्ट देना चाहिए। ऐसा होता है ना कई बार कि आप दिन में सो गए 1-2 घंटा, अब उठ करके वापस पढ़ने बैठ रहे हो, तो अब क्या हो रहा है, आप बिल्कुल फ्रेशली पढ़ पा रहे हो, है ना, जो आपकी पूरे दिन की थकान थी वो खत्म हो गई, अब आप फ्रेश माइंड से उसको पढ़ पा रहे हो दिन के 1 घंटे नींद लेने के बाद में। तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि वर्कर्स अगर काम करके थक रहे हैं, ठीक है, अगर आप फिर भी उनसे करवाए जाओगे तो वहाँ पे क्या है कि रिस्क है, काम बिगड़ने का रिस्क है, मजदूरों के साथ में कुछ हादसा होने का रिस्क है। तो इस तरीके के बहुत सारे रिस्क है। तो बेटर है कि उनको कहाँ पे कितना रेस्ट देना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मजदूर है तो उनको उनसे काम करवाया जाओ, भाई वो भी तो इंसान है, उनको भी तो प्रॉपर रेस्ट देना ज़रूरी है। ठीक है। और इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना था कि फॉरेन की कोई ऐसी कंपनी है जो दिन में क्या करती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को बोल देती है कि भाई आप सो जाओ ऑफिस में, है ना, लंच करने के बाद में उनको स्लीपिंग टाइम मिल जाता है। तो कितनी खुशी हो रही है आपको ये सुन के, है ना, कि सर हमारे भी ऑफिस में ऐसा होना चाहिए कुछ। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, अभी तक तो नहीं आया, या अगर आया होगा किसी कंपनी में तो फिर वेल एंड गुड। तो यहाँ पे कितने टाइम में उनको रेस्ट देना चाहिए ताकि वो फिर से उसी एफिशिएंसी से वो काम कर पाए, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा फैटिग स्टडी। फिर उसके बाद में आता है क्या, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टेब्लिश्ड एंड 2 पीस रेट्स आर यूज्ड, हायर फॉर दोज हु अचीव अप टू एंड मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट efficient workers and lower for the inefficient and slow workers.
Thus, efficient worker will be rewarded and inefficient will be motivated to perform their performance. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक सेल्समैन है, उसको बोला कि भाई तेरे को एक दिन में कम से कम इस चीज़ के 100 प्रोडक्ट बेचने हैं। तो ये 100 प्रोडक्ट क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया। उनको हम लोगों ने बोला कि अगर आप 100 या 100 से ऊपर बेचोगे तो हर एक प्रोडक्ट पे हम आपको 5 रुपए का कमीशन देंगे, और अगर आप 100 से कम बेचते हो तो हम आपको सिर्फ 4 रुपए का ही देंगे। तो अब मान लो किसी ने 80 यूनिट्स सेल किए, तो 4 रुपए के हिसाब से उनका कितना पैसा बनता है, 320 रुपए, बराबर। वो सेल्समैन क्या सोचेगा कि यार मैं 80 यूनिट्स तो मैं सेल कर ही रहा हूँ, किसी भी तरीके से अगर मैं 100 या 100 से ज़्यादा क्रॉस कर दूँ तो मुझे पूरा जो मैंने 80 पे जो मेहनत की है उस पर भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब उसको एक यूनिट पे 5 रुपए मिलेंगे। तो अगर मान लो कि वो 110 कर देता है तो अब उसको 5 रुपए के हिसाब से मिलने लग जाएगा, और कितना मिलेगा, 550 रुपए, करेक्ट। पूरा का पूरा जो उसने किया ना 110, उस पूरे 110 पे 5 रुपए के हिसाब से उसको मिल जाएगा। तो उसके माइंड में क्या रहेगा कि यार किसी भी तरीके से मैं 100 को क्रॉस कर लूँ, या एटलीस्ट 100 तो मैं टच कर ही दूँ, ताकि मेरा रेट जो है, कमीशन का जो रेट है वो रेट बढ़ जाए, 4 की जगह कितना हो जाए, 5 हो जाए। ठीक है। इस चैप्टर को जो है हम लोग 3 पार्ट में करने वाले हैं। पार्ट ए जो है वो होगा टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा होगा फेयल्स के प्रिंसिपल पे, और तीसरा होगा जनरल चीज़ों पे, जिसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस और ये सब डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो ये तीनों पार्ट आपको देखना है, और ये तीनों पार्ट में आपका चैप्टर 2 कवर होगा। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।